ये इंडिया का नॉर्थ पार्ट पड़ता है। इसके इस साइड में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर ही तिब्बत प्लेट्यू के पास में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक चेमयुंगडुंग, इसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, हिमानी है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। इसका नाम यहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, शांको होता है। मानसरोवर जी को लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र जी, ये मानसरोवर जी को लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र। यहाँ किसे मानसरोवर झील तो झील है तो ब्रह्मपुत्र नहीं, झील ग्लेशियर से निर्मित एक पानी का स्टोरेज समझ लीजिए। तालाब छोटे होते हैं, वो बड़ी है। झील का ये अर्थ होता है चाहे वो स्थल में हो या पानी से टच करे, जिसका चारों ओर से पानी, जिसमें लहरें न उठती हों और इधर उधर पानी गमन न करता हो, वो झील कहलाएगा। उसी का छोटा आकार पौंड होगा और पौंड का आकार डिप्स, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा आकार है झील। इसमें यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कल हमने बताया था कि यहाँ से मानसरोवर के राक्षस ताल से, जिसे राकस ताल कहते हैं, वहां से इंडस बहती हुई यहाँ से प्रवेश करती हुई पाकिस्तान होते हुए पढ़ा चुके हैं। एक ये निकलती है जो पश्चिम के लिए जाती है। दूसरी नदी यहाँ से, यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर है। इस झील से इसकी दूरी 100 किलोमीटर, और यहाँ से जो इंडस है उससे मानसरोवर के पास से, इसके उद्गम स्थान से सांगपो के, मतलब ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थान की दूरी 150 किलोमीटर। लेकिन यहीं से इधर साइड से निकलती है सतलज, जो बिल्कुल इसके पास में पहुंच जाती है। ये 35 किलोमीटर होगा और ये दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं। वहीं पर जो सांगपो है, जिसे चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, पूरब की तरफ जाती है। तिब्बत का होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचाबरवा की पहाड़ी के पास से एक हारपिन जैसा मोड़ बनाती है, मतलब एकदम मोड़ बनाती है हारपिन जैसा। और जब तक यहाँ रहती है इसी सांगपो ही जाना जाता है। इसके बाद जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, यहाँ इसका नाम दिहांग होता है। दिहांग, दिहांग। इसके बाद सदिया के पास है, यहाँ पर सदिया है। सदिया एक इसी यहीं पर एक पासी घाट है, इसे सदिया कह लें या पासी घाट कहें, जहां पर इसमें लोहित नदी आकर मिल जाती है। और ये दिहांग है, वो एक दिवंग है, वो भी आकर यहाँ से इसमें मिलती है इसी के पास। और यहाँ से लोहित नदी, लोहित को रक्त रिवर के नाम से जानते हैं। क्यों लाल कही जाती है? लोहित ही क्यों कही गई? लाल कलर, लाल मिट्टी बहकर आती है, इसलिए पानी लाल दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम हो गया। ये सदिया के पास मिलती है, सदिया से धोबरी तक। अब यहाँ ध्यान देंगे, सदिया से धोबरी तक आसाम घाटी होते हुए सीधे बहती हुई धोबरी के पास लगभग 750 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नीचे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। धोरी कहाँ पे है सर? बांग्लादेश में है? नहीं, यहाँ बॉर्डर पे है। इसको धोबरी, धोबरी धोबरी तक बॉर्डर पे है, बिल्कुल।
अब जो है इस समय जो अभी वो टचिंग की गई, जो खड्ड तिरछे किए गए, तो अब ये इसका एरिया बांग्लादेश में चला गया। और इसके बाद ये सीधे यहाँ तक इसका नाम दिहांग है, यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है आसाम घाटी में। यहाँ ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र के बाद ये नीचे जैसे उतरती है बांग्लादेश में, यहाँ एक जमुना होती है, यमुना नहीं जमुना लिखेंगे, जमुना। जब ये जमुना हो जाती है उसी समय सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता आकर इसमें मिलती है। तिस्ता रंगपुर के पास में, जेमू से यहाँ जेमू है, यहाँ से निकलती है। एक अकेली नहीं है, इसकी दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी आकर इसमें मिलती हैं। फिर ये पूरी बड़ी नदी का नाम रह जाता है छोटी। अगर हम भारत में देखेंगे तो हजारों से नदियां हैं, उन नदियों को नहीं देखते हैं। छोटी तो दो तीन नदियों में विस्मय रहता है कि वो लगभग बराबर दूरियों के हैं। हाँ, अब ध्यान देंगे। अब जैसे कहीं पे बारिश चल जाए, कोई कहे कि गर्रा यहाँ से बना यही समाप्त हो गया, मगर उसे लिखित इन चीजों पर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें क्या है, अब इसमें हम अभी बताएंगे कौन इसके दाएं मिलता है, कौन बाएं मिलता है, कौन कहाँ आता है। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर अभी नोट करा देंगे, घबराएंगे नहीं। तो इसमें ये जो नदी आकर मिलती है तेजपुर के पास, फिर ये आगे जमुना रहती है। जमुना में आकर हमने कल भी वही चीज बताई थी, इधर से वो गंगा आती है, वो तो शाखा में बट जाती है। एक तो बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है और इधर हुगली रहती है। आगे जाकर इसकी कई शाखाएं, अब उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे यहीं पर इसका नाम कई छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, जैसे भागीरथी है, सरस्वती है, कई नाम हो जाते हैं। छोटी छोटी जब डेल्टा टाइम होते हैं तो कई शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन उनका बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर ये आती है और उधर नागालैंड से बहती हुई बराक नदी आती है, मणिपुर होती हुई, उसका नाम यहाँ पर आकर मेघना हो जाता है। ये आकर इसमें जुड़ जाती है और ये भी जुड़ गई। एक पूरी एक कुछ दूरी बहती है मेघना के नाम से और फिर डेल्टा का निर्माण करती है। और हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं गंगा का डेल्टा बन गया। उसमें काफी नदियों का योगदान, जो बड़ा होता है उसी का नाम रह जाता है, अन्य का हट जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है। लेकिन ये अगर इसकी लेंथ में देखा जाए तो ये इंडस से भी लंबी है। वो इसकी इंडस की लंबाई है 503, कल बताया था। और जो गंगा बताई थी 2525, इसकी है 2900 किलोमीटर टोटल। लेकिन इंडिया में नहीं। हाँ, इंडिया में सबसे लंबी गंगा है। लेकिन ध्यान देंगे, इंडिया की सबसे चौड़ी नदी यही है। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, 16 किलोमीटर तक का इसका एरिया बन जाता है। 16 से बाढ़ें आती हैं तो और उससे बढ़ ही जाता होगा। 8 से 16 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई बनी रहती है असम घाटी में। हाँ, पानी 8 से 16 किलोमीटर भरा रहता है, छाड़ों में रहता है, बहता रहता है और इधर आ जाता है। सबसे चौड़ी भारत की अगर नदी पूछी जाएगी तो ब्रह्मपुत्र को लगाएंगे, लंबी आएगी गंगा को लगाएंगे, सबसे ज्यादा अवसाद लाने वाली पतली आएगी तो किसी को लगा देंगे। बहुत सी पतली पतली नदियां हैं। अगर जैसे इस पर देखेंगे तो मेन नदियों को देखना है। वैसे अब कहोगे कि आपने गंगा पढ़ाया तो गर्रा खन्ना होते हैं सब, ऐसे तो फिर 2-3 साल में नदियां पूरी कर हो पाएंगे। चीन की जितनी गंदगी है वो सब यही है चली जाती है। हाँ, वो तो कह देते हैं यूट्यूब वगैरह में, ऐसा गंदगी क्या है, गंदगी कहाँ से लाती है, क्या इतनी गंदगी की जाती है? और नहीं कहेंगे, वो तो एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं कहते हैं। ये पानी इसका साफ नहीं है क्या सर? पानी मिट्टी ज्यादा लाती है, गाद चौड़ी है तो इसलिए मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों से आती है। गंदका इसमें ज्यादा रहता है, गंदा पानी ज्यादा रहता है। थोड़ा नोट कर लेंगे। अब 7 वर्ष सब ज्यादा बड़ी लाती है। अब साथ यही ज्यादा लाती है क्योंकि ये एकदम यहाँ पर नाम चवरवा के पास से हारपी जैसा मोड़ बनाती है, तीखा मोड़ बनाती है और काफी मिट्टी को काटकर मैदानी क्षेत्र में भी बिछा देती है। अब साथ लाती है। कुछ चीजें नोट कर लीजिए। ये नदी, क्योंकि रिटर्न मैटर भी होना चाहिए, ये नहीं डायग्राम से छूट जाएगा तो फिर नहीं, कुछ तो याद करने के लिए होना चाहिए। ये नदी चेमयुंगडुंग चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब प्योर हिंदी लिखें तो हिमानी लिख लें, हिमानी से निकलती है। यह हिमानी या ग्लेशियर मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में, अभी हमने यहाँ निशान लगाया था दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस नदी का स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से, हाँ 150 किलोमीटर है। वो हम भी सब बता दिया, वही चीजें नोट करना है, कुछ चेंज तो होना नहीं है। इस नदी का स्रोत हाँ, सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर दूर है। अब सतलज पास से निकलती है, यहाँ केवल 35 किलोमीटर। हाँ, सतलज और इसके स्रोत में 35 किलोमीटर की दूरी है। ये भी अभी हमने निशान भी दिखाई दे रहे हैं और बताया भी कि ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, ब्रह्मपुत्र पूरब की तरफ निकलती है। 3 नदियां निकलती हैं मानसरोवर के पास से, उनमें 2 पश्चिम को चली जाती है, 1 पूरब को जाती है। पूरब को जाने वाली ब्रह्मपुत्र है और वो सतलुज और इंडस है। तो पूर्व को बहती हुई लिख लेना ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत में लगभग यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया 1800 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहाँ से बात जहां से उद्गम स्थान है और यहां तक 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर की दूरी हिमालय के पैरेलल उत्तर दिशा, हिमालय के उत्तर पैरेलल बहती है। यहाँ पे हिमालय है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे। अब इसमें ऊंचा हम उठा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ ये हिमालय है, ये हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांको कहते हैं। नाम चवरवा के पास एक हारपी जैसा मोड़ बनाती है। हारपी जैसा मोड़ बनाती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये यहाँ से सीधे हो गए दक्षिणी तरफ, ये पूरी चोटी है नाम चवरवा, काफी लंबी जगह है। वहां से दक्षिण को मुड़ जाती है, ये लिख लीजिए, दक्षिण को मुड़ी हुई दिख रही है कि यहाँ से मुड़ रही है, मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां इसका नाम दिहांग हो जाता है। प्रवेश करती है और वहां इसका नाम दिहांग हो जाता है। इसके बाद सदिया के पास, ये जगह है सदिया,
इसे ये घाट है जहाँ पर सब मिलती है, तो इसी का नाम हो गया पासी घाट। पासी घाट सदिया में ही पासी घाट है, चाहे सदिया लिख ले या पासी घाट लिख ले, मेन सदिया है। जैसे शाहजहाँपुर है, गर्रा कन्नौज मिल रहा, वो घाट कहा जाएगा, तो ऐसे पासी घाट है ये। जैसे विश्रात घाट शाहजहाँपुर थोड़ी कहेंगे, शाहजहाँपुर के अंदर है, लेकिन इसके बाद सदिया के पास असम घाटी में प्रवेश करती है। और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। नदी वही है, नाम बदल रही बार बार। हाँ। आसाम घाटी में ये नदी, आसाम घाटी में ये हाँ ब्रह्मपुत्र, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये बहेगी आसाम घाटी ब्रह्मपुत्र के नाम से। आसाम घाटी में सदिया से धोबरी तक, सदिया से धोबरी तक, सदिया से धोबरी तक 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। अब यहाँ देख रहे हैं सदिया से धुबरी तक ये पश्चिम को बहती है। पहले सीधे पूरब को बह रही थी, फिर दक्षिण को बही, फिर पश्चिम को बह गई। अब ये लिखेंगे सदिया से धुबरी तक ये पश्चिम दिशा में बहती है। हाँ। ये इधर से पूरब को आ रही थी, फिर नीचे दक्षिण को चली गई, फिर पश्चिम को जा रही है। सदिया से धुबरी तक सीधे पश्चिम को बहती है। इलाहाबाद तो यूपी में है, यहाँ कैसे आ जाएगी? ये आपने बॉर्डर बताया है। बॉर्डर पे है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश का थोड़ा पार्ट उसका चला गया है अब इस समय, लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए जहाँ अधिक होता है वहाँ माना जाता है, तो ये आसाम के पार्ट में ही पड़ता है। ये चारों दिशा में बहती है। हाँ। ये चारों दिशा में बहती है, उत्तर दक्षिण पूर्व। हाँ हाँ, ये अब उत्तर को नहीं बहती, केवल उत्तर को केवल ना बहकर सब तीनों दिशाओं में बहती है। पूर्व को बह रही है, दक्षिण को बह रही है, पश्चिम को बह रही है, फिर दक्षिण को आ जाएगी, उत्तर कहाँ जाएगा? आप वो जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाती है तब थोड़ा तो वो क्रॉस करती है, और बहना थोड़ी कहा जाएगा, बहना नहीं उसे कहेंगे, बहती है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर फिर मुड़ रही बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा की शाखा पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिलकर जमुना नाम हो जाता है, मिलकर हाँ गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बता देंगे अभी सभी ब्रांच है इसकी, कौन कौन किधर किधर से मिलती है वो सब बताएंगे। बराक में, बराक जो मेघना आई है, पहले भी बता चुके हैं कि मेघना, बराक को मेघना कह देते हैं, मेघना आकर आगे बहती रहती है, इससे डेल्टा बनता है। वैसे भाई अब यहीं पर अगर बात करेंगे तो ये जब हुगली आती है घूमकर उधर से, तो इसमें
किसी में भागीरथी, यहाँ पर भी इसका नाम भागीरथी हो जाता है, यहाँ पर सरस्वती भी हो जाता है। तो उन सबकी इतनी आवश्यकता उतनी ही है जितनी करेंगे, नहीं तो व्याख्या फिर पढ़िए ज़्यादा समय उसमें खराब हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र भी इसका नाम भागीरथी यहाँ भी हो जाता है और सरस्वती हो जाता है। अब ब्रांचें किसकी हैं? गंगा की। लेकिन कभी ब्रह्म अन्य किसी का डेल्टा थोड़ी कहा जाएगा, कहा जाएगा किसका? गंगा का डेल्टा। और ज्यादा जोड़ेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इससे आगे न बराक को जोड़ के कहेंगे कि बराक का डेल्टा कहोगे, पानी फिर सहयोग तो बहुत इसमें नदियों का ये डेल्टा बनाने में सबसे ज्यादा उसका है, ब्रह्मपुत्र का ज्यादा है। हाँ, उसको पानी की मात्रा अधिक लाती है बहुत दूर से, उसमें जो है बहुत फ्लो है, सबसे चौड़ी नदी है वो। तो और ये लंबी है, भारत की सबसे बड़ी। तो जहाँ कोई काम होता है वो अपना रखता है, इसलिए इसका नाम गंगा रखते हैं। और इसका बहाव क्षेत्र अधिक इसमें पड़ता है, लेकिन बहाव क्षेत्र तो उसका भी पड़ता है। लेकिन इंडिया पढ़ रहे हैं तो समझते हैं। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए बहुत की जरूरत होती है, लेकिन किसी नायक का ही नाम होता है। इसी तरीके से भारत में अगर देखेंगे, दक्षिण भारत में ही तो 600 से अधिक नदियां हैं। अब जैसे अब उसी समय बहस करने लगो कि गंगा जब निकल रही थी तो हमने शाहजहांपुर की तो नदियां नहीं पढ़ाई, ठीक है, जो मुख्य नदी थी वो पढ़ाई। ऐसे ही अगर हर जगह की देखेंगे तो हर प्रदेश में, जैसे हम अभी कहेंगे 26-27 नदियां उसमें राजस्थान में है, एकदम आश्चर्य होगा कि वो तो डिजर्ट है, लेकिन वो कभी एक महीने बहती हैं और सूख जाती हैं, फिर बहती हैं, फिर उनके नाम बहुत आवश्यक नहीं है। उनमें जो बड़ी नदी हैं वो मेजर रिवर्स ही जो हम ड्रेनेज में आती हैं उन्हें ही पढ़ते हैं। उनकी सहयोग तो बहुत का है। जैसे बिल्डिंग ऊपर है, इसी को देखते हैं, इसके अंदर जो नींव में गड़ी उसका नाम नहीं देखते हैं, ये इसी तरीके का, लेकिन जानते हैं कि इसके अंदर ईंटें हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। मुख्य धारा कई उप शाखाओं में बढ़ जाती है। अब ज्यादा सोच रहे तो वही हम धाराएं बताते हैं। जो यहाँ पर धाराएं अलग अलग हो रही हैं, उस पर क्योरिसिटी है वो नोट करा सकते। मुख्य धारा जो डेल्टा बनाती है उस समय कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। उन शाखाओं के भी नाम बताते हैं, नोट कर लेंगे। जिसमें मधुमती वो सब चीजें आ जाएंगी। पहले तो जिस सिस्टम से पढ़ना है वही देखेंगे। पद्मा, सरस्वती, हुगली, भागीरथी प्रमुख हैं, और भी हैं छोटी छोटी, ये प्रमुख हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गाज का निर्माण करती है और वो वहीं से दिहांग नदी का उद्गम होता है। इसका नाम दिहांग पड़ जाता है तो उसे हम दिहांग गाज कहते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र हिमालय के पर्वत में लिख लेना दिहांग गाज बनाती है, दिहांग गाज बनाती है। इसके बाद या इसकी कुल लंबाई हमने पहले ही बता दी, 2900 किलोमीटर है टोटल। इसकी सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। अब कुछ दाएं किनारे की है, कुछ बाएं किनारे की। ये बात मुख्य है कि कौन सी दाएं से मिल रही, कौन से बाएं की मिल रही है। कभी दाएं की पूछी जाती है, कभी बाएं की। नोट भी करा देंगे, फिगर पर भी दिखा देंगे। अभी दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में इस पर ध्यान देंगे कि ये दाहिने से कौन मिल रहा, बाएं से कौन मिल रहा, ये बात है। सुबनसिरी नदी, हाँ अभी फिगर इस पर अभी मिटा के दोबारा से बना के
बता देंगे कि इधर से क्या मिल रहा है। भारेली, भारेली, हाँ। मानस, ये बाएं किनारे की थी, बाएं किनारे। अब बाएं किनारे की लिखेंगे। ये इसका नाम दिहांग है, उसका नाम दिवांग है। जो यहाँ से आ रही है ये दिवांग है, यहाँ से निकल के यहाँ आ गई दिवांग। दिवांग, ये नदी है लोहित, हाँ लोहित नदी। यहाँ से आती है बूढ़ी, बूढ़ी दिहंग। दिहांग नहीं कहेंगे उसे, दिहिंग होती है। कभी कभी रफ लिखा होता है तो बूढ़ी दिहांग कह देते हैं, मगर दिहंग होती है। पूरा नाम बताइए। बूढ़ी दिहंग, हाँ ओल्ड दिहंग। धानसेरी, धानसेरी सब सब बाएं तरफ मिलती है। कोपिली, कोपिली नदी का नाम है कोपिली। छोटी छोटी शाखाएं हैं। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। ये बड़ी मात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में जल लाती हैं, बड़ी मात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में जल लाती हैं। ये नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। आसाम घाटी में, असम घाटी में प्रतिवर्ष, असम घाटी में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि, 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रभावित होती है, बाढ़ से प्रभावित होती है। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र गुम्फित नदी है। गुम्फित मतलब कटी फटी है, बियर फीटेड है। मतलब जब मांजुली को बनाती है तो कई छड़ों में ऐसे ऐसे बट जाती है, ऐसे ऐसे कट जाती है, कटती हुई चलती है, बियर फीटेड है। अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी है, हाँ बियर फीटेड है। हाँ गुम्फित, बियर फीटेड है, मतलब कटान फटान करती है। हाँ गुम्फित अपने साथ रेत मिट्टी लाती है, क्यों सर? इरोजन करती है ये। नहीं कटान छटान करती रहती है, तभी तो मांजुली बना है। गुम्फित होने की वजह से अपने साथ मिट्टी लाती है, मिट्टी और रेत लाती है। नदी विसर्ग भी बहुत है, केवल 2-4 द्वीपों के ही तो नाम जानते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें कई संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। विसर्ग बनाती है। अब जो मुख्य है वो हम बता देंगे। डिब्रूगढ़ के पास ये नदी लगभग, डिब्रूगढ़ के पास ये नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। डिब्रूगढ़ के पास, डिब्रूगढ़ नाम जगह का है, शहर है, 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से द्वीप हैं। सबसे विख्यात मांजुली द्वीप लगभग 90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है।
90 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे विख्यात महाद्वीप द्वीप जो है मांजुली वो 90 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है। और याद रखेंगे कि इस समय आसाम सरकार ने इसे एक जिले का दर्जा दे दिया है। ये 90 किलोमीटर और चौड़ा 20 किलोमीटर, तो एक दर्जा मान लिया गया मांजुली स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट आसाम में, लखीमपुर के आगे। अब ये लखीमपुर नहीं खीरी वाला, वो कहाँ है लखीमपुर अभी बताएंगे मैप बना के। और इसमें बहुत से द्वीप 90 किलोमीटर लिख लिया। इसका कुल क्षेत्रफल, कभी कभी मांजुली को कहीं क्षेत्रफल आ जाए तो क्या करोगे, 1250 वर्ग किलोमीटर है। 1250 वर्ग किलोमीटर। हाँ, मांजुली का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। अब जैसे कहेंगे कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप और द्वीप में डिफरेंस समझते होंगे, क्योंकि ये नदी के द्वारा बना हुआ है। वैसे तो बहुत बहुत बड़े द्वीप हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, ये बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, लेकिन नदी द्वारा निर्मित नहीं है, वो समुद्र द्वारा निर्मित है। ये नदी द्वारा निर्मित इससे बड़ा कोई द्वीप नहीं है विश्व में। अब इसके बाद इसकी चीजें देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से निकली है, कितनी है? लेकिन द्वीपीय स्थित है उसकी भी। मेडागास्कर बड़ा है, श्रीलंका बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर पूरा कटा हुआ है इसे। यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है और कैलाश रेंज है, इस पर ही तिब्बत है। और यहाँ पर मानसरोवर झील स्थित है। इस झील से 3 नदियां निकली थी, उनमें से हमें एक अब पढ़ाना है, अभी हम बता चुके तीनों। ये यहाँ से बहती हुई चेम्यूडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बहती हुई 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नामचागरवा की श्रृंखलाओं से ये दक्षिण की तरफ मुड़ती हुई आती है। यहीं पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। वहीं ऊपर से अन्य ग्लेशियरों से बहने वाली हर नदी किसी न किसी ग्लेशियर से निकली है। बहुत से नाम उनके हैं, बहुत सी श्रृंखलाएं हैं। तो एक नदी आती है जिसका नाम होता है दिबांग। दिबांग आकर इसमें यहाँ पर मिल जाती है। फिर आगे जाकर मिलेगी लगभग यहाँ पर, क्योंकि ये यहीं से मुड़ जाती है। दूसरी यहाँ से निकलती है लोहित, ये भी यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर 3 नदियों का एक संगम हो जाता है पासी घाट की तरफ। पासी घाट में दिबांग और ब्रह्मपुत्र और लोहित आकर मिल जाती हैं। फिर आगे की तरफ देखेंगे, अभी बूढ़ी दिहांग बताई थी, तो बूढ़ी दिहांग थोड़ा चलने के बाद 100 किलोमीटर ये आकर नागालैंड की पहाड़ियों से निकलती हुई यहाँ चली आती है और इसमें मिल जाती है। अब जगह जगह पर शिखरों के नाम अलग हैं, जगह जगह पर पहाड़ियों के नाम है। ये याद रखिए कि ये किधर से आ रही है, कहाँ मिल रही है। इसके बाद आगे लखीमपुर पड़ेगा, यहाँ पर लखीमपुर है। लखीमपुर में लखीमपुर इसलिए ये बता दिया, लेकिन ये यहाँ पे नीचे नहीं कोई नदी है, ये ऊपर से आती है सुबनसिरी।
सुबनसिरी नदी आती है लखीमपुर में। इसके किस किनारे पर मिलेगी बताइए? किताब कापी मत देते, इधर से बताइए। राइट, क्योंकि ऊपर से आ रही, इधर से ये लेफ्ट है, क्योंकि अब इसकी लोकेशन इधर पर है। अगर उधर होगी तो लेफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कामेंग आएगी। कामेंग मुख्य हम नदी बता रहे, बहुत नदियां मिलती है, इतनी ही नहीं, यहाँ पर भी मिल रही, सैकड़ों से नदियां मिलती हैं छोटी छोटी। फिर ऊपर से ही एक नदी आती है कामेंग। कामेंग तेजपुर के पास इसमें आकर मिल जाती है। ये तेजपुर है, ये तेजपुर में आकर इससे मिलती है कामेंग। वहीं पर आगे और चलते हुए अभी हमने एक नदी नोट कराई थी कोपिली। कोपिली को इससे तेजपुर से थोड़ा आगे आकर लेफ्ट साइड से मिलती है कोपिली। कोपिली। और फिर आसाम की ही एक नदी है, बहुत फेमस है लेकिन छोटी है, मानस। इसके आगे बढ़ेंगे तो मानस भी इसके राइट ही आएगी। मानस में, असम में मानस है, काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम। यस सर। हाँ, ये यहाँ पर मिलती है। इस जगह का नाम जेनी घोष है। क्या नाम है जगह का? जेनी घोष के पास में मिल जाती है सर मानस। हाँ, मानस जेनी घोष के पास मिलती है। उसके आगे जाकर संकोश मिलती है। इसी तट पर आगे थोड़ा चलते हैं तो संकोश नदी मिलती है। संकोश को जगह पर स्थानीय नाम से और नाम भी देते हैं। संकोश जगह, हर जगह संकोश ही नाम मिलेगा, लेकिन स्थानीय नाम उसका डिफर है। गदाधर कहते हैं उसे, गदाधर। फिर इसके बाद ये नदी आगे जाकर धुबरी के पास से दक्षिण को फिर मुड़ जाती है। और ऊपर से यहाँ ध्यान देंगे, बहुत उधर उस साइड है, लेकिन चलते चलते इस साइड आ गया तो ये फिगर ड्रा नहीं करेंगे। यहाँ पर सिक्किम है, मान लीजिए। जेमू से ये निकलती हुई चेम, इसमें एक नदी नहीं आती है तो 3 नदियां आकर मिलती हैं। जेमू से तिस्ता निकलती है। ये सीधे बहते हुए जब इसका नाम जमुना हो जाता है तो इसमें सीधे मिलती है। लेकिन अन्य 2 नदियों का भी पानी ये लाती है, जो कंचनजंगा और एवरेस्ट की तरफ से आता है पानी, इसका भी और इसका, और ये तीनों आगे आकर आपस में मिल जाती है। सिक्किम में ही इनका मिलान होता है। इसमें एक का नाम है इसका रंजित, ये रंजित है, रंजित नदी। और दूसरी रंगपो, रांगपो, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखेंगे, रंगपो भी लिख देंगे, कोई गलती नहीं, जगह स्थानीय नामों पर होती है। अब रंगपो है भाई, ये रंगपो तो यहीं पर बांग्लादेश का है रंगपुर। रंगपुर लिख गया रंगपुर, मगर रंगपुर ही इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आकर मिलती हैं। ये कंडीशन पूरी इसकी हो गई। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, जमुना कहकर डेल्टा बना दिया जाएगा। इसमें आकर ब्रह्मपुत्र, उसकी गंगा की कई सहायक नदियां मिलेगी। और नागालैंड से निकलने वाली बराक, मणिपुर में मेघना के नाम से आगे आकर बांग्लादेश में मेघना हो जाएगी। अब कुछ दूर लेकर पानी मेघना का और डेल्टा का निर्माण करेगी। बरेली नहीं बताया, बरेली करके लिखवाया था राइट साइड पे। बरेली में छोटी छोटी कई नदियां हैं और उसमें भी और है। हाँ, इसका तंत्र बना दीजिए एक दिन, नदी का उठाना इसका तंत्र बना दो सारा, और नाम लिख दो बस हो गया। हाँ, ये सिस्टम की तरह है। हम में बनवाया किसमें नहीं, आप लोगों ने बनाया नहीं होगा, बताया नहीं, फिगर बना के नहीं पढ़ाया।
उससे जैसे कि कोई डैम को क्रिएट कर दो, नदी अच्छा, कोई और फिर इसमें जो जो हम सिस्टम पढ़ा रहे हैं नदी तंत्र, इसमें व्याख्या बहुत बढ़ जाएगी कि यहाँ पर हम अभी इसमें वो जोड़ते हैं कि भूपेन हजारिया यहाँ पर बना है, ये सब चीजें जोड़ते हैं। हाँ तो ये इसी की व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम नदी इस समय सिंगल नदी बता रहे हैं। जब झील बताएंगे तो झील बताएंगे, यहाँ पर झीलें भी हैं तो क्यों नहीं बता रहे। फिर एक साथ सब पढ़ाएंगे, ये तो समझ ही नहीं आएगा। भूपेन हजारिका यहाँ बना है, यहाँ पर एक सड़क पुल और एक रेलवे पुल क्रॉस करता है, ये सब चीजें इसमें अभी है। ये सब यूट्यूब में एक साथ जोड़ दिया गया होगा, लेकिन नदी सिस्टम में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें नदी का सिस्टम पढ़ा रहे हैं। भूपेन हजार, जब हम बांध पढ़ाएंगे तो भूपेन हजारिका को बताएंगे। जब हम झील पढ़ाएंगे, यहाँ भी तो झीलें हैं, उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, सब इसी में जोड़ते। तो आधा इसका मिक्सचर होगा, आधा उसका भूल जाएंगे। तो जब लेख पढ़ेंगे तो लेख सभी लेख पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर भूपेन हजारिका बताएं, यहाँ पर ये बताएंगे कि एक सड़क पुल है, एक रेलवे पुल है, वो क्रॉस करता है यहाँ पर। फिर आगे जाकर यहाँ पर मांजुली बहुत बड़ा हो जाता है, ये यहाँ मांजुली बन गया है। इसके आगे जाकर तेजपुर से आगे जाएंगे और यहाँ पर गुवाहाटी के पास में उमानंद का निर्माण हो गया। बहुत लंबी व्याख्या इसमें जुड़ेगी, तो वो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। अब हम प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। अगर केवल पेनिनसुलर की रिवर्स को देखें तो उनकी संख्या 600 से भी अधिक है, लेकिन हम मुख्य नदियों को बताएंगे। अगर किसी स्पेशल राज्य को ले लें, जैसे राजस्थान में हमने केवल लूनी माही को ही बताया था, लेकिन उसमें भी 26-27 नदियां हैं छोटी छोटी, सुकड़ी, जोंग। अब ये वो थोड़े दिन बहती है नहीं, जिस सिस्टम से है वो देखेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर में जो नदियां आएंगी उनमें मुख्य रूप से अरावली से निकलने वाली भी आएंगी। अरावली यहाँ पर फैला हुआ है, विंध्याचल सतपुड़ा फैला हुआ है, बहुत से पर्वत हैं कि अगर बना देंगे तो ये पूरा फूट जाएगा, इसलिए ये नहीं बना रहे हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट की नदियां आएंगी, ईस्टर्न कोस्ट से भी आएंगी, इधर भी बहती हुई चली जाएगी। प्लेट्यू रीजन से सभी निकलती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक नदियां एमपी से ही हैं और दोनों साइड को बहती हैं। गंगा की भी सहायक बनती हैं, अब पेनिनसुलर रिवर्स में भी जाती हैं, अरब सागर में भी गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो हम प्रायद्वीपीय नदियों को हम इधर लक्षद्वीप की तरफ अरब सागर में गिराएंगे। ये अरब सागर की नदियां होंगी। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये अरब बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नोट करेंगे। महानदी, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में
अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले के सिहावा के निकट, सिहावा जगह का नाम है, (442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। (442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। प्रारंभ में यहीं पर इसकी एक सहायक नदी है शिवनाथ, इससे मिल जाती है। प्रारंभ में ये शिवनाथ से मिलकर, शिवनाथ नदी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, शिवनाथ से मिलकर पूरब की ओर बहती हुई अंत में दक्षिण पूर्व हो जाती है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती हुई, दक्षिण पूर्व को कहेगी तो उड़ीसा में आ जाएगी, उड़ीसा होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ जैसे एक जो फ्लैट दिख रहा है, इसको हम उठा नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसे है, इस तरीके का उठा हुआ है, बीच का भाग खाली है, ऐसे लिख लो। यहाँ का भाग तस्तरी नुमा है, यहाँ का जो स्थल है कैसा है, तस्तरी की तरह है, दोनों कोरों पे उठा है, बीच में गहरा है। तस्तरी तो सभी जानते हैं। तस्तरी नुमा छत्तीसगढ़ मैदान में है, जो 3 ओर पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। 3 ओर पहाड़ियां हैं, इसलिए बीच का भाग गहरा है। पहाड़ियों 3 ओर पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। मुख्य सहायक नदियों में इब 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 माण, तो यहां तक चले जाएंगे। माण, हंसदो, और यहाँ जब नीचे उतरती है, जब यहाँ तक घूमकर यहाँ से आकर तेल इसमें मिलती है। तेल लिख लेना, तेल नदी, तेल तेल ऑयल नहीं, नाम उसका तेल ही रहेगा। ऑयल लीवर नहीं कह सकते हैं, तेल लीवर कहेंगे उसे। नाम जिसका है वो इंग्लिश हो या हिंदी, उसे नहीं चेंज करेंगे। इसके लगभग 1,41,600 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाहन क्षेत्र, मतलब 1,41,600 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में एमपी बिहार राज्य, याद रखना किस 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 राज्य में गई नदी है। एमपी बिहार महाराष्ट्र उड़ीसा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। कटान वाला क्षेत्र आ गया, वहां से थोड़ा, अब जरूरी थोड़ी कि पूरा उसका एरिया ले जाए, टचिंग कर रही। मैप निकाल के देख लेंगे कि कहीं कंफ्यूज होंगे, हमारे पास चले आएंगे, बता देंगे। अब इसमें इतना बता रहे हैं तो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है।
857 857 किलोमीटर। हाँ किलोमीटर लंबाई है। इस नदी पर लंबा बांध है हीराकुंड। जी हीराकुंड पर। किस स्टेट में पड़ता है सर ये? उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में है। नहीं ये भाखड़ा वो हीराकुंड उड़ीसा में। उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9,500 वर्ग किलोमीटर का डेल्टा बनाती है। 9,500 वर्ग किलोमीटर का डेल्टा बनाती है। 9,000 वर्ग किलोमीटर का डेल्टा, एरिया को वर्ग किलोमीटर, लेंथ को किलोमीटर। 9,500 वर्ग किलोमीटर का। 9,500। हाँ की लैंग्वेज में सीखो। गोदावरी, इसके बाद आएगी गोदावरी। अब इसके पहले थोड़ा सुन लेंगे फिर लिख लीजिए। गोदावरी जो है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है और बहुत पवित्र नदियों में इसका नाम आता है गोदावरी। ये जो है महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है वहाँ पर एक त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रियंबक जगह है वहाँ से ये निकलती है। अभी सब नोट करा देंगे। और वहाँ से उतनी दूर से बहती हुई आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सर ब्रह्मगंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मगंगा नाम इसी के चेंज होते रहते। ब्रह्मगंगा इसी का नाम हो जाता है। पैनगंगा पैनगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी नोट करा देंगे सब चीजें किसका क्या नाम है। मुख्य चीज को पहले ध्यान रखेंगे। ब्रह्मगंगा किस नदी को कहते हैं अब तक तो आए नहीं क्वेश्चन ऐसा, लेकिन लिख लेंगे फिर भी। गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। 65 किलोमीटर 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में, यहाँ नासिक है, नासिक जिले से में पश्चिमी घाट का एरिया है। ये सब पूरा किसका है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। उसमें एक त्रियंबक जगह है। त्रियंबक पश्चिमी घाट के त्रियंबक स्थान से निकलती है। त्रियंबक बेनगंगा, मंजरा, पैनगंगा आदि सहायक नदियों का जल लेकर, और फिर कई छोटी छोटी नदियां हैं, का जल लेकर पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश में यह 32 किलोमीटर लंबी सकरी घाटी बनाती है। 32 किलोमीटर लंबी सकरी घाटी बनाती है। एक आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। आप लोग एक कागज हो तो महानदी की दाएं तरफ की और बाएं तरफ की नदियां नोट कर लें, सहायक नदियां। महानदी की कौन सी दाएं है, कौन सी बाएं है। वहां शिवनाथ मिल गई थी तभी अभी देखा तो ध्यान नहीं गया। या बाद को नोट कर लेंगे अभी आगे से अभी कतई बोलते हैं। छूट जाएगा। महानदी के बाएं किनारे पर शिवनाथ, अगर इसमें नहीं जोड़ेंगे उसे अलग रखेंगे तो क्योंकि हमको पढ़ा रहे गोदावरी। नहीं महानदी को ये पूरा करा तो फिर उसके बाद शिवनाथ, हसदो, कहाँ पे दाएं? ये सब बाएं किनारे पर है।
मंड और एव, मांड और एव। दाएं किनारे पे लिखो, बाएं बताया था, दाएं किनारे पर ऊंग तेल और जोंक, ये तेल नीचे को खींची थी, तेल ऊंग जोंक, तेल ऊंग और जोंक, नीच नहीं लिखेंगे, जोंक ही नाम है उसका। हाँ। अब उसे वो काम उसका शुरू करते हैं। अब ये यहाँ आ जाती है नदी गोदावरी और पूर्वी घाट को पार करके डेल्टा बनाती है। पूर्वी घाट, ये वो पश्चिमी घाट से निकली है, पूर्वी घाट पे आ गई। इसी में जोड़े थे? हाँ, उसी में जोड़ेंगे। पूर्वी घाट को पार करके 120 किलोमीटर का डेल्टा बनाती है, 120 वर्ग किलोमीटर का डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी से कौन सी? गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है डेल्टा बना के। इसका कुल वाहन क्षेत्र 3,12,000 इसका कुल अपवाहन क्षेत्र मतलब डैमेज एरिया 812 वर्ग किलोमीटर है। 812 वर्ग किलोमीटर, सब फिर से 3,12,812 वर्ग किलोमीटर, जिसका अब इसमें जो ड्रेनेज एरिया होता है, इसमें कभी कभार परसेंटेज का हिसाब हो जाता है, तो 50% लिख लेंगे, 50% महाराष्ट्र में और बचा हुआ 50% अन्य राज्यों में जिनमें आती है। सर ऐसा आपने महानदी में नहीं लिखवाया? जिसमें जहाँ जो चीज जरूरत रहती है वो नोट करा देते हैं। गोदावरी 50% महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में शेष अपवाहन क्षेत्र कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। केवल यही पूछा जाता है गोदावरी का कितने परसेंट महाराष्ट्र में, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अपवाहन क्षेत्र कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। अपने विशाल आकार के कारण जो जिस पर दुखी हो रहे थे वही वर्ड हम घुमा के लाएंगे। अपने विशाल आकार के कारण प्रायः वृद्ध गंगा, इसी को वृद्ध गंगा तब कहते हैं, वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारी जाती है। अब पहले नाम लेते ही वृद्ध गंगा बता तो क्लियर समझ नहीं आए वृद्ध गंगा कहते क्यों हैं। वृद्ध गंगा तो डायरेक्ट कहेंगे तो खाली वृद्ध गंगा समझ में आएगा, कब कहते हैं जब ये इसका आकार बहुत विशाल हो जाता है। दक्षिण की इसी का दूसरा नाम दक्षिण, इसे भी दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसी को वृद्ध गंगा कहते हैं, इसी को गोदावरी कहते हैं। जैसे उसके नाम चेंज किए थे वैसे ही, लेकिन ये एक ही नदी जगह नहीं इसमें है, केवल उपनाम है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं बड़ी बड़ी थोड़ी। प्रबदा पुराना, प्रबदा पुराना, प्रबदा पुराना, मनप्रा, मनप्रा, पराग नहीं प्रा, मनप्रा, पैनगंगा, 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 तो पैनगंगा अलग है, पैनगंगा अलग है। और वर्धा जानते हैं, वर्धा, वर्धा नहीं, वर्धा गांधी जी ने चरखा चलाया था वर्धा नदी के किनारे। वर्धा प्राणहिता, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वर्धा योजना वगैरह। प्राणहिता, इंद्रावती, मानेरी,
देखा है प्रोजेक्ट है कि नहीं। यहाँ तो क्लास पढ़ा रहे, बात तो करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या क्या पढ़ा है। मानेरी सवासी, कंफ्यूजन इधर बोला है। इसकी सवासी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर यही क्वेश्चन आप लोग गलत करते होंगे, विश्व का जब पूछा जाएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी का डेल्टा है। ये ध्यान रखेंगे, इसे अंडरलाइन करिए। इसी क्वेश्चन पर कंफ्यूज होते हैं। जब भारत का पूछा जाता है और गोदावरी भी दी होगी और सुंदरबन डेल्टा दिया होगा, वो रटा हुआ होता है विश्व का बड़ा, उस पर हाथ नहीं रुकता, उसी पर टिक हो जाता है। वो भी तो भारत में ही बनता है। भारत में बनता है, बांग्लादेश की आधा बांग्लादेश खींच ले जाता है, वो मिक्सिंग है उसमें। ये डेल्टा जो बनाती है भुवनेश्वर से नीचे की साइड में आते हैं जी, इसका डेल्टा बनता है। वो काफी लंबी, कई जगह कोस्ट का लगभग उत्तरी सरकार का आधा का भाग ये ले लेती है, पेन्नार से ऊपर का जितना भी भाग रहता है सब इसी के अंतर्गत आता है। इसी में आके अन्य नदियों का डेल्टा छोटे छोटे, इसका सबसे बड़ा है। काफी कई जगह पर, एक निश्चित जगह पर नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है काफी जगह पर। तो इसे यही कहा जाता है पूर्वी घाट पर ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये बात है। दक्षिणी गंगा भारत दक्षिण गंगा में अंतर है ना। प्रद्ध गंगा भी इसी को कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा इसी गंगा भारत की दक्षिण गंगा में अंतर है ना, अलग नाम है। हाँ वो कावेरी के, कावेरी चले जाएंगे, अभी कावेरी को जाएंगे। हाँ वो दक्षिणी गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा है। यही तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन करते हैं जी। लेफ्ट राइट इसमें तो ज्यादा मिली बड़ी नदियां हैं सब, अधिकतर इसमें बाएं तरफ मिली हुई है सब। तो जो इसमें ज्यादा गड़बड़ होता है वो नोट करा सकते हैं। प्रमुख सहायक नदियां लिख लिया, इसमें क्या लिखा। हाँ, इसका डेल्टा का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, इसे फेजी डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजी। इसके डेल्टा का क्या नाम है? फेजी डेल्टा। फेजी, हाँ फेरी नहीं, फेजी, फेजी डेल्टा कहते हैं। इस नदी के अंतर्गत 7 राज्य पड़ते हैं भारत के, ये भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का है भाग। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। हाँ ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश। ठीक वहीं आ रहा है। जाना नहीं, बस ठीक करना है। कृष्णा,
के निकट ऐसे कहते हैं एक झरना है, उस झरने से होती है इसकी। महाबलेश्वर के निकट एक झरना है, उस झरने से इसकी उत्पत्ति होती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, उन पर एक झरना है, उस झरने से इस नदी की उत्पत्ति होती है, कृष्णा की। ये नदी अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक महाराष्ट्र, मुहाने तक, हाँ मुहाने मतलब जहां तक डेल्टा बनाती है, मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर लंबी है। इसका कुल अपवाहन क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा, अब तुंगभद्रा को जान लेंगे कि तुंगभद्रा जो है कहाँ कैसे बन गई तुंगभद्रा। एक तो ग्लेशियर है यहाँ, एक आगे चलेगी ये नदी तो शिवमोगा जिले में 2 जगह हैं। एक जगह पर एक चोटी है तुंगा, एक है दूसरी भद्रा, इन दोनों का पानी आता है तो एक साथ चलने लगता है, तब नदी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा। तो ऐसे लिखना चाहें, एक तुंगा है एक भद्रा है। किसका? शिवमोगा जिले में शाखाओं के संगम से निर्मित होती है, ये ध्यान रखें। तुंगा और भद्रा संगम शिवमोगा जिले में एक में मिल जाती है, तब इसका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक हो जाती है? कृष्णा जी। तुंगभद्रा कुरनूल के निकट, कुरनूल जिला है, कुरनूल के निकट कृष्णा में मिलती है। फिर इसकी कुछ सहायक नदियां, उनके भी नाम लिख लीजिए। अन्य सहायक नदियां कोयना, बरना, कोयना, हाँ कोयना नदी, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा। ये नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका क्षेत्रफल 4600 वर्ग किलोमीटर है। पतला पतला है 120 किलोमीटर तक। तटरेखा लिख लेना 120 किलोमीटर, पतला पतला है 120 किलोमीटर। तटरेखा 120 किलोमीटर। और ऊपर से यहाँ पर तो गोदावरी आ गई, तो इनके दोनों के डेल्टा यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये भी लिख लें कि इन ऐसी दो, कभी कभी ये आता है कि वो कौन सी 2 नदियां हैं जिनके डेल्टा मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब कावेरी आ गई है, नीचे की तरफ है, पूर्व से निकलेगी कर्नाटक से, अब सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी।
ये है नदी कावेरी लिखेंगे, ये है नदी यहाँ कर्नाटक पूर्व जिले से निकलती है। ये कर्नाटक के पूर्व जिले से, हाँ पूर्व 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 है यहाँ, पूर्व जिले में ब्रह्मगिरी माला, यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। ब्रह्मगिरी माला में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण की ओर बहती है यहाँ से, तो ये कर्नाटक में भी हुई, कर्नाटक के बाद नीचे चली जाती है तमिलनाडु की तरफ। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में बहती है, केवल 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहती हुई कावेरी पत्तनम, यहाँ पर है कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दक्षिण की गंगा कहलाती है, वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ये लेकिन ऐसे क्वेश्चन हल्के नहीं आते, पहले बहुत पहले की बात। इसकी कुल लंबाई लेकिन मालूम तो होना चाहिए, मेंस के लिए लिखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है और इसका अखबार क्षेत्र लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर है। 87,900 वर्ग किलोमीटर है, जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। अब यहाँ पर एक राज्य जुड़ा है केरल, समझ में आएगा केरल में गई नहीं, कैसे इसका अखबार क्षेत्र हुआ। केरल की कुछ नदियाँ अपना पानी लाकर इसमें जोड़ देती हैं, इसकी सहायक नदी, इसलिए इसका अखबार क्षेत्र केरल जुड़ गया। नहीं तो आपको ये समझ में आएगा कि बहती तो 2 राज्यों में, केरल कहाँ से गया है। केरल में इसकी सहायक नदियाँ जो हैं पानी लेकर आती हैं और इसमें जोड़ देती हैं, इसलिए अखबार क्षेत्र का अर्थ वो होता है जहाँ जहाँ से नदियाँ मेन नदी के लिए पानी लेकर आती हैं, वो उसका पूरा एरिया अखबार क्षेत्र कहलाता है, ड्रेनेज एरिया कहलाता है। मैसूर पठार पर, अभी मैसूर का पठार है यहाँ पर, ये मैसूर पठार पर कई जलप्रपात बनाती है, जिनमें शिव समुद्रम जलप्रपात, वाटरफॉल, जिसमें शिव समुद्रम उल्लेखनीय है। शिव समुद्रम उल्लेखनीय है। इस नदी में वर्ष भर पानी बहता रहता है। वैसे दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं जो सूख जाती हैं कुछ समय के बाद, लेकिन इसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। इसके डेल्टा की जो खूबी है वो भी नोट कर लेंगे। यह आयताकार डेल्टा बनाती है, इसका डेल्टा आयताकार रेक्टेंगुलर है, जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 8,000 वर्ग किलोमीटर। अब जब केरल आ गया, इसलिए हमें कुछ बताना होगा अलग से, वो चीज देखेंगे। तो इसमें कुछ नदियां इसके दाएं से मिलती हैं, कुछ बाएं से मिलती है। केरल इसलिए जुड़ा है, कौन कौन सी नदी आकर इसमें पानी ला रही है। अब दाएं बाएं इसमें लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा केरल का अखबार क्षेत्र कैसे है। तो इसके दाएं की नदियां लिख लीजिए, दाएं किनारे काबिनी, काबिनी, भवानी,
नोयल, नोयल, अमरावती, नोयल अमरावती, हाँ। ताला कावेरी, भागमंडला, भागमंडला, चितेमत्र, चितेमत्र, चितेमत्र है रंगपट्टनम के पास में, इसमें आकर मिल जाती है। बाएं तरफ के लिख लो, यही आ रही है उधर से, कभी केरल को जोड़ दो। हरांगी, रिसेर बोयर, छोटी छोटी है नाम कैसे, रिसेर बोयर, हेमवती, सिमसा, अर्कवती, अर्कवती। अब स्वर्ण रेखा नदी आएगी, मगर है वो ऊपर, यहाँ स्वर्ण रेखा है ऊपर, छोटी है इसलिए क्रम बना रहे हैं उसका। स्वर्ण रेखा, इसका उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम में है। बस थोड़ा जान ले कहाँ है। रांची के दक्षिण पश्चिम में है। ये पूर्व की ओर सिंहभूम, मयूरभंज, सिंहभूम ये सब कोयले की खाने हैं। सिंहभूम, मयूरभंज, मिदनापुर जिले में मयूरभंज ये जिले भी हैं और थाने भी हैं। मिदनापुर जिलों में लगभग 490 किलोमीटर, 490 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होकर 2850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 2850 वर्ग किलोमीटर एरिया को जल प्रदान करती है। जल प्रदान कर, अब इसमें तो अगर इसी नदी को बताया जाए तो बहुत चीजें हैं इसमें। टाटा नगर सब इसी के किनारे स्थित है, जमशेदपुर, टाटा नगर। इस नदी की बहुत विशेषताएं हैं, क्योंकि स्वर्ण रेखा है कहा जाता है। सोने की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है, इसकी बालू चमकीली होती है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। लेकिन हमें ये जानना है कि ये कहाँ बहती है, कितना ड्रेनेज है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, कांची कर्रारी, कांची और कर्रारी इसकी दो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, क्योंकि खुद भी छोटी है इसलिए। कांची कर्रारी, ब्राह्मणी सहायक नहीं, अब नदी है ब्राह्मणी अलग। इसका विकास ब्राह्मणी शाखा और कोयल से बनती है। ब्राह्मणी शाख नदी और कोयल नदियों के संगम से इसका विकास शाख और कोयल नदियों के संगम से होता है। वनाइदेव तलचर श्रेणियों, जो महादेव के पास से वनाइदेव की पहाड़ियां हैं, तलचर, तलचर नोट कर लेंगे, तलचर श्रेणियों द्वारा तथा बालासोर जिले से होकर बालासोर जिले से होकर बैतरणी आ जाती है, इसमें मिल जाती है। लिख लें बैतरणी नदी, बैतरणी नदी में मिलती है। बैतरणी यहीं पे नदी है, बैतरणी स्वर्ण रेखा के पास ही एक छोटी सी नदी है बैतरणी। मैप पर देखेंगे बड़ा करके तो दिखेगी। इसकी कुल लंबाई 418 किलोमीटर
418 किलोमीटर टोटल। अब जो बैतरणी नदी बताई, इसकी भी छोटी छोटी दो सहायक नदियां हैं, वो भी इसमें जुड़ती हैं यहीं पे। जैसे गुमरो एरो है, उनके नाम गुमरो और एरो, लिखना चाहे तो लिख लें। गुमरो एरो वो बैतरणी की सहायक है। अब कुछ ही दूरी बचती है और उसमें मिल जाती है। अब इसके नीचे यहाँ पर छोटी छोटी नदियां हैं, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार, ये दो बता देंगे। पेन्नार नदी, दक्षिणी उत्तरी पेन्नार को देखेंगे कर्नाटक में। हाँ, उत्तरी पेन्नार को अलग पहले देखेंगे, क्योंकि वो नंदी दुर्ग से निकलती है, वो उससे निकलती है चेन्नई के सब पहाड़ी से अलग अलग करो। कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर नंदी दुर्ग, नंदी जगह पर नाम बदल जाते हैं, ये सब पश्चिमी घाट के ही भाग। नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 570 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 570 किलोमीटर। पापाधानी और चित्रावती इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। पापाधानी और चित्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तो और बहुत, मगर मुख्य यही है। वर्षा काल के बाद अधिक बाढ़ के कारण ये नौका योग्य नहीं रह जाती है, मतलब नावें नहीं इसमें चल पाती है, इतनी बाढ़ आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नौका गम में नहीं है, मतलब नावें नहीं चल सकती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिणी पेन्नार एक ऊपर की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है, उत्तरी पेन्नार है। और ये यहाँ चंदा के तरफ निकली है, ये यहाँ पे एक दक्षिण में है, एक उत्तर में, इसलिए उत्तरी पेन्नार दक्षिणी पेन्नार एक ही लिख लो पेन्नार, फिर दोनों को अलग अलग ब्रांच नहीं करेंगे, डिफर कर दिया है। वैसे केवल पेन्नार पढ़ाएंगे तो दोनों को लाके मतलब जुड़ती कहीं नहीं, जोड़ो कहाँ से, वहां पर कहीं जुड़ती नहीं, अलग अलग गिरती जाती है। हो सकता है कि किसी बुक्स में किसी ने एक ही को दिया, मगर ये मुक्ता दोनों अलग अलग हैं। अब लिखेंगे दक्षिणी पेन्नार, ये चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है। ये चेन्ना केशव जगह का नाम है, चेन्ना केशव पहाड़ी। हाँ, कौन से राज्य में? ये है सब कर्नाटक के निचले भागों में है, मैसूर पठार के पास में चेन्ना केशव पहाड़ी पर। एक मैप में अभी डिनोट करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर ये आती है चेन्ना केशव का एरिया। कोई पहाड़ी होती है तो इतनी जगह पर लिमिटेड नहीं होती, कई राज्यों कई जिलों तक बढ़ती रहती है, तो उसका नाम वही रहेगा, राज्य सीमाएं बदलती रहेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे बैम बनाने को हम जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक चली गई, नाम तो उसका वही रहेगा, अन्य काम राज्य अपने बंटवारा होता रहेगा, कोई फिजिकल बंटवारा नहीं है। चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलकर दक्षिण को बहती है, पहले दक्षिण को बहती है, फिर दक्षिण पूर्व को, यहाँ पर तिरछी है ये हल्की, दक्षिण पूर्व को प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, बहकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अब इसके बाद आएंगे अरब सागर में कहां कहां गिरती है। 400 किलोमीटर। दक्षिण भारत में गिरने
जो अरब सागर में गिरते हैं उनके नाम नोट कर लो। एक तो सबसे बड़ी नदी है उनमें नर्मदा, दूसरे नंबर पर ताप्ती आती है। वैसे तो एक ही कोस्ट पे 250 नदी है जो पश्चिमी कोस्ट में गिर जाते हैं, जैसे मांडवी है, ज्वारी है, गोवा की नदियां। केरल में 14-15 नदी हैं, वो सब गिरती हैं, लेकिन वो छोटी हैं, थोड़े 20 किलोमीटर पर ही और गिर गई। ऐसी नदियों को कितना लिखोगे फिर? मेन जो रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज चल रहा है, उन्हें देखेंगे। तो ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है, मांडवी है, ज्वारी है, पेरियार है केरल की, जो मेन है उनको देख लेंगे। जी माही के पास तो थोड़ी है, ये यहाँ पर है, ये क्वेटर है, ये विंध्यन श्रेणी के पास से बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वही माही है, और आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है सूरत के पास में। और ऊपर से देखेंगे तो जैसे लूनी है, लूनी यहाँ तक आती है, अरावली अजमेर के दक्षिण से थोड़ा निकलती है, इधर से घूमती हुई यहाँ गायब हो जाती है कच्छ के रंग में, ये लूनी हो गई। यहाँ पर ये जरगा की पहाड़ियों में थोड़ा गहरे मोड़ बनाती है, जरगा की पहाड़ियों में। अब जरगा पहाड़ी क्या है? अरावली के ही भाग है। अरावली का दक्षिणी भाग पढ़ाया था हमने, अरावली का दक्षिणी भाग ही जरगा की पहाड़ी कहलाता है। मुख्य मेन जो चीज है वो अरावली है, उसके दक्षिण का भाग ही जरगा की पहाड़ी कहलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ ब्रह्मगिरी, वो पूर्व ब्रह्मगिरी श्रृंखला बता दी, तो वो सब पश्चिमी घाट के ही भाग हैं। इसी तरीके से जगह नंदी दुर्ग पहाड़ी बताई, तो ये भी इसी के पार्ट है, चोटियों के नाम है ये, जहाँ से ये नदी बह रही है। तो ये माही की कंडीशन है। माही के लिए क्वेश्चन बनता है वो कौन सी नदी है भारत की, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही है वो। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्यन से निकलती है। कितनी लंबी है? 533 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है ये, और बहुत बड़ा इसका डैमेज हो जाता है, क्योंकि बहुत घूम घाम के आती है, कई छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं। 3,85,000 से 3,85,000 के लगभग इसकी वो बन जाती है, लेकिन अलग देखा जाए तो ये 38,000 ही के लगभग में अपना ड्रेनेज एरिया बनाती है। और फिर साबरमती, एक बार नहीं लिखा होगा आपने, साबरमती नदी भी यहाँ पर आती है, बहती हुई यहाँ गिरती है, खंभात गिरती, वो भी खंभात की खाड़ी में। और ये यहाँ मुड़ क्यों जाती है? यहाँ पर गिरी की पहाड़ियां इसमें आ जाती है, तो पहाड़ी को एक क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए इधर मुड़ जाती है। यहाँ पर मांडवा की पहाड़ियां हैं और ये गिरनार की पहाड़ियां हैं, ये गिरी की पहाड़ी उससे टकरा कर इधर मुड़ जाती है, नहीं तो सीधे आ जाती है। लेकिन पहाड़ी कौन हटाने जाएगा? ये बंद करिए। तो अरब सागर की ये नोट कर लेंगे आप लोग। लूनी एक बार काटती है, लूनी एक बार काटती है। हाँ